जी मेरा माइक ऑन है? Yes. ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मासूमा जहरा विद शो माइक ऑन है। यू आर वाचिंग जेम्स टीवी लाइव ट्रांसमिशन एंड वेलकम टू माय शो। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और हैदराबाद के सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और आज के दिन बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की फुहार पड़ती रही है, आसमान पर काले बादल थे और क्या खूबसूरत मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरी ये बातें सुनकर हर वो शख्स जिसके घर पर इस वक्त लाइट नहीं है वो ज़रूर कह रहा होगा कि क्या एंजॉय करना, लेकिन कुदरत के ये हसीन नज़ारे हम सिंध वालों को ख़ास तौर पर कम ही देखने में मिलते हैं, तो इसे जितना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो प्रोग्राम है माइक ऑन है और इसका फॉर्मेट क्या है, क्यों हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, लेट मी टेल यू ऑल। माइक ऑन है इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी वन हु वांटेड टू शोकास देयर टैलेंट ऑन माइक। ये माइक आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप यहाँ आकर वो सारी चीज़ें, सारी बातें जो अब तक शायद आपने किसी से शेयर नहीं की, कहीं ना कहीं डायरी के पन्नों में छुपा कर रखी हुई हैं, किसी न किसी पर्चे में लिखकर उसको फोल्ड करके रखी हुई हैं, या छुप छुप कर कहीं गाना गाते हैं, या फिर शायरी सिर्फ टाइप करके किसी को भेजते हैं, तो देर किस बात की है जनाब। ये माइक आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप आ सकते हैं और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं। अगर आप गाना गाते हैं या शायरी करते हैं या रैपिंग या बीट बॉक्सिंग या फिर ऐसा कोई भी टैलेंट जो इस माइक पर शो किया जा सकता है, तो मैं आप सबको अपने प्रोग्राम माइक ऑन है में वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन, जिस तरह से जेम्स टीवी का मकसद और जेम्स टीवी का मंशूर यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, न सिर्फ यंग टैलेंट बल्कि हर वो शख्स जो उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखता है लेकिन उसे लगता है कि मेरा टैलेंट भी लोगों के सामने आना चाहिए, तो ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म, ये आपका है और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत ख़ास चीज़ जो ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस की है ख़ास तौर पर, वो ये है कि टैलेंट तो हम सबके पास होता है, लेकिन उसे लोगों के सामने लाने का कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं होता। हम दरअसल अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो वो है वो कॉन्फिडेंस जो इस माइक पर आकर बोलने का है। इस माइक के सामने, इस कैमरा के सामने अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत डायरियाँ भरी होती हैं शायरियों से, बहुत ज़्यादा पेजेस हमने काले किए होते हैं लिख कर, लेकिन जब बात आती है इस माइक पर आकर बोलने की, इस कैमरा को फेस करने की, तो शायद हम 300-400 लोगों के सामने खड़े होकर बात कर लें, लेकिन जब ये माइक ऑन होता है और आवाज़ आती है क्यू स्टार्ट करें, कैमरा ऑन है, तो समझ से बाहर हो जाता है कि जी क्या बोलना है और क्या बात करनी है। तो अपने आप को चैलेंज से मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे जल्दी से मैसेज करके या कॉल करके राब्ता करके मुझे बताइए कि आपके पास क्या टैलेंट है और हम आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे। तो आज का प्रोग्राम चूँकि मेरा पहला प्रोग्राम है और मेरा फोकस ज़्यादातर यंगस्टर्स, यूथ पर होता है, क्योंकि एक कौम को, एक मुल्क को यंगस्टर्स ही प्रमोट करते हैं और बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो यंग टैलेंट से भरा हुआ है। और जब मैं इस एपिसोड को डिज़ाइन कर रही थी तो आई हैव डिज़ाइन दिस एपिसोड यंग स्पीकर्स स्पेशल, क्योंकि माशाल्लाह हैदराबाद में बोलने वाले बच्चों की तादाद इतनी अच्छी और इतनी अक्सरियत में है कि अच्छा बोलने वाले बच्चे जो जानते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ का ख़याल कैसे रखा जाता है, माइक पे कैसे बोला जाता है, मुक़र्रिरीन की एक बड़ी तादाद है हैदराबाद में। तो इसीलिए हमने पहली एपिसोड को यंग स्पीकर्स स्पेशल एपिसोड रखा और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 3 ऐसे स्पीकर्स को आज के प्रोग्राम में मैंने इन्वाइट किया है, जो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क भर में, पाकिस्तान लेवल पर हैदराबाद को प्रमोट कर रहे हैं और एक ज़बरदस्त इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो एक के बाद एक हम उन्हें बुलाते रहेंगे। अगर आपने हमारा पोस्टर देखा है तो आप जानते हैं कि आज कौन 3 लोग हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठी हैं, मौजूद हैं, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी नज़र आने वाली बच्ची जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। इनको देखकर एक ही जुमला आ रहा है मेरे जहन में कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ लेकिन काम करूँगी बड़े बड़े। सो लेट्स वेलकम निम्रा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। हाउ आर यू निम्रा? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश हूँ। जब मैं यंग टैलेंट से बात करती हूँ और उनको अपने सामने देखती हूँ तो यकीन करें बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक टाइम था जब हैदराबाद में शायद प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और बच्चों को मौका ही नहीं मिलता था आगे आकर बात करने का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जेम्स टीवी के वजह से भी। और जो भी आप अभी फरमा रही थी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी कि टैलेंट है, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसको दिखाने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैदराबाद जैसे शहर में बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं जेम्स टीवी की इस कोशिश को बहुत सराहती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट एक
कोशिश करिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो टैलेंट है वो सामने आए और इसको प्रमोट किया जा सके। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। और न सिर्फ आप बल्कि देखने वाले जितने भी लोग हैं वो सब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। निम्रा कामरान के बारे में बात करते हैं तो बैक स्टेज मेरी इनसे बात हो रही थी, मैंने कहा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, बातचीत आपसे रहेगी। तो माशाल्लाह शी इज़ अ स्पीकर एंड डिबेटर, और बहुत छोटी उम्र से इनको पढ़ने का पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा है। और मैं काफ़ी हैरान हुई ये जानकर कि आपका ताल्लुक़ अजमेर से है। जी, आपकी फैमिली का ताल्लुक़ अजमेर से? जी, मेरे फादर का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, सबका ताल्लुक़ अजमेर शरीफ से है। और जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हूँ। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। सो शी इज़ प्रमोटिंग हर जनरेशन, माशाल्लाह। अच्छा निम्रा, अपने इंटरेस्ट बताएं, शाबाश। लोगों को बताएं कि क्या क्या लेवल हैं, किस किस पढ़ाई के अलावा, क्योंकि हम पढ़ तो हम सभी रहे ना, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं ना एक्स्ट्रा पर जो हम काम करते हैं, दरअसल वो होता है हमारा टैलेंट। डिग्री तो हासिल करना बहुत डिग्री तो आजकल वैसे भी हासिल हो जाती है। एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ जिस स्कूल से था वो सेंट मैरीज था। Right. और सेंट मैरीज में पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उन पे ज़्यादा फोकस होता था, क्योंकि पढ़ तो आप लेते हैं लेकिन ज़िंदगी का मेन गोल पढ़ना थोड़ी हो, तो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को पहचानना है। Right. तो वहाँ पे चाहे आप एक अच्छे डांसर हो, सिंगर हो या स्पीकर हो, मतलब यू कैन डू वॉट एवर यू कैन। सो वो एक प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला, और आई एम वेरी लकी कि मुझे उस स्कूल का मैं जाने का मौका मिला। और वो कहते थे कि आप स्टेज पे आ जाओ, जैसे आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ और जो भी आप करना चाहते हैं करें। Yes. वो भी कहते थे आप स्टेज पर आओ, जो आपके अंदर चीज़ है वो लोगों को दिखाओ। तो कॉन्फिडेंस सेंट मैरीज से बेहतर कोई स्कूल नहीं दे सकता। तो आई एम वेरी लकी कि आई वाज देयर। दैट्स ग्रेट, वेल डन। और अच्छा निम्रा, ये बताइए कि स्पीचेस करने का जो एक्सपीरियंस है या शुरुआत है वो कौन सी उम्र से हुई और कब से स्टार्ट किया आपने? स्पीचेस एक्चुअली मैं बचपन में जब छोटी थी तो हमारे घर में एक तारिक अजीज़ साहब का एक प्रोग्राम आता था और पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान उसको बैठ के बहुत शौक से देखता था। तो उसमें एक सेगमेंट शायरी का होता था और एक तकारीर का एक सेगमेंट होता था। तो उसमें मतलब जैसे जैसे मैं छोटी सी देखती कि ये भी कोई चीज़ होती है, फ़न तकरीर, मुझे वहाँ से मैं जो है ना उसको इंट्रोड्यूस हुआ वो मुझे। इसके बाद मैंने देखकर शुरू करा, जब जो मुकर्रर जो तकरीर करता था वो तकरीर मुझे जिस लिहाज से समझ आती थी कि उस वक्त तो नहीं होता था इतना, उसके हिसाब से मैं अपने स्कूल में जाके उसको सुना दिया करती थी अपने दोस्तों को, या उन लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। ठीक है, गुड है। तो निम्रा, माइक इज़ योर्स। प्रोग्राम का नाम माइक ऑन है, तो अपनी कोई ऐसी स्पीच जिसका कोई कपलेट आपको अभी तक याद हो, सो डू यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? जी, एक्चुअली मेरी एक मिस थी, मिस तनवीर नाम था उनका। तो उन्होंने ऐसे ही रैंडमली एक बोला कि जो है ना कल एक तकरीर का मुकाबला है। अच्छा। आई वॉज इन क्लास 5 और जो भी ऐसे ही करना चाहे, बोलना चाहे, वो आके बोल ले। और उस वक्त मुझे तो चलो पता था कि तकरीर क्या होती है, हमारी क्लास में काफ़ी बच्चों को आइडिया नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है, क्योंकि उस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशंस में इतना ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो मैं घर पे गई, तो आई स्टार्टेड राइटिंग दैट। तो फिर मुझे पता चला कि मैं लिख सकती हूँ, उससे पहले मुझे पता नहीं था। तो उनका एक बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी एक जगह पर, मकाम पर पहुंच जाएं तो अपने उन उस्तादों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका फ़र्स्ट टाइम हाथ पकड़ा था या पहली बार आपको आगे बढ़ाया था या आपकी कमर पे थपकी देकर कहा था शाबाश शाबाश, लगे रहो, गुड है। तो वो जो पहला वाला कॉन्फिडेंस होता है ना नाजरीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही निम्रा ने अभी हमारे साथ शेयर किया। तो निम्रा, मैं आपसे कह रही थी कि अगर किसी स्पीच का कोई कपलेट अपने अंदाज में बहुत जोश में आके तकरीर करती हैं, ज़बरदस्त, और हमारे जेम्स के प्लेटफॉर्म पर भी होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो सुनाइए कुछ अच्छा सा ज़बरदस्त। ठीक। सदर अली वक़ार, मैं 1947 से सांस लेती पाकिस्तानी हूँ। तारीख़ के औराक पलटती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो के सीने में पेवस्त गोली सारे वतन को आगोशे लहद में उतार देती है। मैं देखती हूँ कि मुल्क के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया जाता है। मैं देखती हूँ आज़ादी छीन कर उसे अरबों रुपए के कर्जे तले दबाया जाता है। सदर अली वक़ार, मेरी आँखों में मॉडल टाउन और APS स्कूल के नन्हे शहदा का लहू उमड़ आता है। मैं किताब बंद कर देती हूँ, मेज़ पर पड़े अखबार पर नज़र दौड़ाती हूँ जिस पर पहली सुर्खी ये लगी होती है कि कराची फिर लहू लहू। इसी असना में टीवी पे नशर होती खबर मेरे कानों से टकराती है कि 6 साला ज़ैनब की लाश ज़्यादती के बाद कूड़ेदान से मिली है, तो 2 साल की नशवा अस्पताल माफिया की मुबैना गफलत की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुकी है। वाह जनाब वाला, लाइट चली जाती है, टीवी बंद हो जाता है। मेरे जहन में ख्यालात गर्दिश करते हैं कि क्या यही है वो आज़ादी जिस पे दुनिया हुई हैरान,
क्या यही है वो अंजाम जिसका 70 बरस पहले हुआ आगाज़? क्या यही है वो आज़ादी जिसके लिए हज़ारों जानें हुई कुर्बान? मेरा दिल पुकार उठता है कि हम नहीं हैं आज़ाद, हम नहीं हैं आज़ाद, क्योंकि जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हों, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। इस देश के बेहिस लोगों को आज़ादी मुबारक कहती है, आज़ादी मुबारक कहती है। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या अंदाज़ है, ज़बरदस्त। निम्रा को देखने वाले नाज़रीन भी महसूस हो रहे होंगे। वैसे एक चीज़ है जो मैंने यहाँ फ़ील की कि एक रोस्ट्रम और खड़े होकर स्पीच करने की बात ज़रा अलग होती है, ऐसा है या नहीं? जी ज़रूर, फील आता है, उससे रोस्ट्रम लगा हुआ होता है, वो बात हो रही होती है, लेकिन उसमें अंदाज, उसमें बयान, उसमें एक जोश होता है, एक ऑडियंस का भी एक फीडबैक होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ भी नोट कर रही थी कि कुछ अरसा पहले ही चले जाएं, कुछ साल पहले, 5 से 6 साल पहले भी चले जाएं, तो एक बहुत बड़ी बात होती थी किसी टीवी चैनल पर जाकर परफॉर्म करना, बच्चों को लाइनों में लगना पड़ता था। और अब तो ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि हर दूसरे चैनल पर जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही होती है, और माशाल्लाह यहाँ से भी, हमारे हैदराबाद से भी काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं और अपने आप को वहाँ मनवाकर, लोहा मनवाकर, और जीतना मेरा ख्याल है कंपटीशन सब कुछ नहीं होता, लेकिन आप काम ऐसा कर आएँ कि आप याद रह जाएँ लोगों को। ठीक है, तो निम्रा ने ज़बरदस्त तकरीर का एक कपलेट हमें सुनाया। निम्रा को शायरी का शौक़ भी है और नावल्स वगैरह भी पढ़ती हैं। मेरा ख्याल है हर लड़की को नावल पढ़ने का शौक़ है, छुप छुपा के इधर उधर कोई ना कोई नावल हम पढ़ ही लेते हैं। मैंने भी बहुत सारे नावल्स पढ़े, उर्दू नावल्स पढ़ने के बाद हम इंग्लिश नावल्स पर भी आ गए, और क्या ज़बरदस्त वो जो अपना एक इमेजिनेशन होती है उसकी, उस दुनिया की बात ही अलग है। तो ये बताइए निम्रा, कि शायरी करती हैं आप, लिखती हैं? जी, मैं शायरी लिखती हूँ। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। तो मैं डायरी में, जो आप अभी बात करी थी कि हम लिखते बहुत हैं, सफ़े बहुत काले करते हैं, लेकिन उसको लोगों तक नहीं पहुँचा पाते। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसकी वजूहत होती हैं, उसके अंदर हम नहीं जाते, लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया था। बाकी जहाँ तक बात रही नॉवेल्स की, तो नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ ख़ास तौर पे लड़कियों में तो कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। हाँ। तो जब ये कोविड का दौर था और लॉकडाउन इसमें था, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम मिला था, तो मैंने नॉवेल्स पढ़े। उसमें तो सबके पास सबके पास टाइम था, तो बहुत फारिग हो गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने जो डिस्कवर किए, उमैरा अहमद बहुत शानदार नावल निगार है। इसके बाद निम्रा अहमद के कलम की तो बात ही क्या है, उनका इमेजिनेशन जो है ना उनकी, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। सही बात है, हर लड़की का एक शहजादा और हर लड़की की एक शहजादी बन जाती। हाँ, एक्चुअली मुझे निम्रा अहमद की खास बात ये लगती है कि उनकी कहानी में शहजादा शहजादी तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन उसमें एक लड़की को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है हर कैरेक्टर पे, वो बहुत शानदार है। वो सिर्फ हमें एक राजा रानी की कहानी नहीं लगती, उसमें उसको किस तरीके से एम्पावर किया गया है, वो बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरी है। बाकी इंग्लिश राइटर्स में एक अल्केमिस्ट का एक नॉवल है, वो बहुत अच्छा, और एक 40 रूल्स ऑफ लव जो शाम्स तबरीज़ के ऊपर है। मतलब वो नॉवेल्स है, आप इसको 40 बार भी पढ़े ना, फिर भी आप इसकी तह तक टेस्ट आता है। हाँ, आप इसके एसेंस को नहीं पा सकते। दोनों नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं और दोनों की बात ही कुछ और है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा निम्रा, कुछ शेयर करें हमारे साथ अपनी लिखी हुई कोई शायरी, कोई चीज़ अगर आप सुनाना चाहें हमारी ऑडियंस को, तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। गज़ल के कुछ अशार सुनाऊंगी। ज़रूर, इरशाद। वो लौट ही आएगा, उसे जाना तो नहीं है, वो लौट ही आएगा, उसे जाना तो नहीं है, रूह का जिस्म सिवा कोई ठिकाना तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हो एहसास से आरी, शीशा ही सही दिल ये अब पत्थर तो नहीं है। और समंदर पे भटकती हुई एक मौज की मानंद कि साहिल पे पहुंचने का बहाना भी नहीं है। और कहूँ मैं क्या इस बेखिरत दुनिया की रविश को कि तेरे सिवा मेरा हवाला भी नहीं है। वाह 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 भाई, अल्फाज तो बड़े ज़बरदस्त इस्तेमाल किए हैं आपने, आरी का लफ्ज़ और हवाला, और बेहतरीन। तो कोई इंस्पिरेशन है निम्रा, किसी को पढ़ती हैं शायरी के हवाले से? मैं बहुत पढ़ती हूँ एक्चुअली। फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, और अरसलान अब्बास एक नए शायर हैं, तहज़ीब हाफ़ी है, अहमद फ़राज़ हैं, मतलब लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो जितना आप पढ़ते हैं, आपका मुताला जितना अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आपके वोकैबुलरी अल्फाज होंगे, उतनी अच्छी आपकी शायरी। और कहा भी जाता है कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुने, और अच्छा पढ़ें, लिखने के लिए अच्छा पढ़ें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सुनना भी चाहिए, अच्छा पढ़ना भी चाहिए। इन दोनों से आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिश होती हैं, और वो निम्रा में मुझे नज़र आ रहा है। तो निम्रा, आपने वॉइस ओवर का भी आपको एक्सपीरियंस है,
तो वॉइस ओवर नाजरीन क्योंकि हम खुद भी करते हैं तो मुझे अंदाज़ा है उस चीज़ का, अपनी आवाज़ से एक्सप्रेशंस देना जितना मुश्किल काम है, यकीन करें जब आपका फेस नज़र आ रहा होता है तो आपके एक्सप्रेशन साफ नज़र आ रहे होते हैं, पता चल जाता है कि इंसान इस वक्त क्या फ़ील कर रहा है। लेकिन वो सारे एक्सप्रेशंस अपनी आवाज़ से देना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। और निम्रा एक प्रोजेक्ट कर चुकी हैं, मैं चाहूँगी कि निम्रा बताएँ कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या प्रोजेक्ट था? अच्छा, वॉइस ओवर जैसा कि आपने कहा एक बहुत ही अलग फील्ड है और काफ़ी कम लोग इससे मुतारफ़ हैं कि जो है ना वो समझते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम क्या है, लेकिन वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक एक्टर से ज़्यादा उसकी टफ जॉब है क्योंकि उसको सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उसके एक्सप्रेशंस नहीं जा रहे होते, फेशियल एक्सप्रेशंस, लेकिन उसकी आवाज़ के ज़रिए उसको सब कुछ कन्वे करना होता है। तो एक्चुअली मेरे एक टीचर थे तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि निम्रा आप अच्छा बोल सकती हैं तो आप क्यों ना हम एक 14 अगस्त 2013 था में भी पता नहीं क्या था, तो उसमें उन्होंने मुझे एक अप्रोच किया और बोला कि आप हम एक वॉइस ओवर करें हमारे लिए। ठीक है। उसमें उन्होंने ना सिर्फ मुझसे वॉइस ओवर करवाया बल्कि मुझे वीडियो एडिटिंग की भी बेसिक चीज़ें मुझे सिखाई थी। तो उसमें लिखा भी मैंने खुद था, ज़बरदस्त, और जो है ना बोला भी मैंने खुद था। तो ये हमारे नाज़रीन कहीं देख सकते हैं, कहीं अपलोडेड है या आपके अपने? ये मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे है। अच्छा, इफ़ यू वांट टू शेयर सो यू कैन। हाँ, निम्रा 620 आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो भी कर सकते हैं। और निम्रा की ये ज़बरदस्त काविश है कि न सिर्फ इन्होंने खुद लिखा बल्कि उस वीडियो को एडिट भी खुद किया, लेकिन मतलब ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय टीचर्स जिन्होंने मुझे प्रमोट किया। मतलब जो भी इंसान किसी चीज़ पे पहुंचता है मतलब उसके टीचर्स और उसके मेंटोर्स बहुत होते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, यही चीज़ है। अच्छा निम्रा, एक रैपिड फायर कर लें आपके साथ छोटा सा? जी ज़रूर। ठीक है ना, और वो रैपिड फायर है तो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें आपने की हुई हैं, जो लेकिन होता क्या है रैपिड फायर में कि इंतज़ार नहीं करना होता, एक के बाद एक आंसर करना होता है। ठीक है, आपको बताऊंगा ना। जी बताइए। मज़ेदार सा गेम है। सो लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर इन माइक ऑन है बिकॉज निम्रा कामरान इज़ हियर। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू निम्रा इज़, लास्ट स्पीच खुद कब लिखी थी? पिछले महीने। पिछले महीने। अपनी स्पीचेस खुद लिखती हैं? हमेशा। दैट्स ग्रेट। दिस इज़ कॉल्ड अ रियल स्पीकर, क्योंकि यहाँ वहाँ से मैटर कलेक्ट करके और लिखना बहुत आसान है। कोई भी कर लेता है। तो कोई भी कर लेता है। काम करें तो ओरिजिनल करें, खुद करें। ज़बरदस्त। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 स्पीच टॉपिक्स विच यू स्टिल रिमेंबर। क्या हम आज़ाद हैं, और ये वाला मतलब मोहसन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कि ये हमारे काफ़िला सालार नहीं हो सकते, और जो है ना वो कौन सा था, हमें यकीन है, और जो है गदागरी की मजम्मत था एक। और ठीक है, 5 हो गए। ज़बरदस्त, गुड है भाई, याद है तकरीर करके मौजू भी याद रखना, ये ज़बरदस्त बात है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 स्पीचेस वी, अच्छा तकरीर में बहुत सारे अल्फाज हम यूज़ करते हैं ना, तो मेरा अगला क्वेश्चन उसकी तरफ है कि तकरीर में इस्तेमाल होने वाले 5 ऐसे अल्फाज जो मुकर्रिरीन बार बार रिपीट करते हैं। जनाब सदर, ऑफ कोर्स, सदर अली वक़ार, हाँ, गोया, बस साबित हुआ, और तो बस हम ये कहना चाहते हैं तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाज से करते हैं कि बस जिस तरह से इन्होंने जिस अंदाज में कहा है ना, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर मुकर्रिरीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसे 5 कॉम्पिटिशन्स जिसमें आज तक आपने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जेम्स और ऑल इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हयात स्कूल में एक हुआ था, और एक गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ था, मतलब वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स उसमें मौजूद थे, वो होपफुल में हुआ था, और एक नूर मोहम्मद में हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। गुड, वेरी गुड। ओके निम्रा, एनी वन मेमोरेबल मोमेंट ऑफ स्टेज स्पेशली आई वांट यू टू शेयर, क्योंकि मैंने भी अपनी तालिब इल्मी के दौर में तकरीरें की हैं। मेरे साथ हमेशा ये होता था कि स्टेज पर जाते ही जैसे ही मैं माइक के सामने आती थी मेरी पूरी स्पीच स्वैप गायब हो जाती। मेरे साथ ऐसा नहीं होता था क्योंकि मैंने तकरीर खुद लिखी होती थी। हाँ। तो उसमें ये होता था कि अगर मैं इन केस आगे पीछे हो भी गई हूँ तो मैं अपनी तरफ से खुद बोल लिया करती थी, मतलब ये नहीं होता था क्योंकि हमारे टीचर बोलते थे चुप नहीं होना बस। हाँ, ये तो है, लेकिन ऐसा होता था मेरे साथ कि जैसे मुझे फर्स्ट वर्ड है ना वो हमेशा याद रहता था, फर्स्ट वर्ड मैंने बोला नहीं और फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, तो हमेशा कभी ऐसा हुआ नहीं कि भूल कर उतरे वो स्टेज से। तो आपके साथ कोई ऐसा फ़न मोमेंट हुआ है जो आप शेयर करना चाहें? फ़न मोमेंट? हाँ, स्टेज पर तकरीर करते हुए या कॉम्पिटिशन्स में अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, पहुँचे और पता चला नहीं है भाई आज तो। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्टेज पे जाके भूल गई हूँ। ऐसा ज़रूर हुआ था एक बार कि मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो कंपटीशन 3 घंटे का था, तो उसमें बहुत सारे मुकर्रिरीन थे। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो नंबर इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो लास्ट नंबर था।
ओहो। तो अब मुझे 3 घंटे बैठना पड़ा और मेरी सारी एनर्जी डाउन हो गई, और फिर मेरा नंबर आया और फिर मैंने बस ऐसी ही तकरीर, वो मैं थक चुकी थी, मैंने बोला डेट्स इट, बस ख़त्म करो इसको। तो बस वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब सीन हो गया था मेरे साथ। हालांकि मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन वो एक बैड लक था कि मेरा नंबर वो 30 नंबर पे आया था, तो बस अच्छा। मेरी बस हो गई थी। चलें, ये भी ठीक है, क्योंकि स्पिरिट को रखने के लिए ना ताज़ा वो स्पीकर थक भी जाते हैं तो आवाज़ भी साथ नहीं देती और फिर वो जोश भी नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त बातचीत चल रही है मेरी निम्रा कामरान से, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप भी हमें देख रहे हैं लाइव इस वक्त, तो आप हमारे नंबर पर कॉल के ज़रिए अगर निम्रा को जानते हैं, उनकी फ्रेंड्स देख रही हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, सो यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन ऑल्सो शेयर सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, नॉट ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली, इवन द टीचर्स। बार बार निम्रा जिक्र कर रही हैं अपने मुख्तलिफ उस्तादों का जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बात करने में भी। और मेरे साथ स्टूडियो में 2 और मुकर्रिरीन भी मौजूद हैं। निम्रा से बात करते हैं ज़रा इनके कंप्यूटर स्किल्स और इंटरेस्ट की, क्योंकि शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। निम्रा, क्या गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स, व्हाट यू वांट एंड व्हाट आर यू लुकिंग अप टू? क्या सिलसिला है, तकरीर में कहीं से सीखना है और स्किल्स पॉलिश करने हैं, क्या समझती हैं आगे? अभी मेरा जो तकरीर का जो सिलसिला था अपना, उसको थोड़ा ब्रेक लगा रखा है, क्योंकि जो है ना मैंने इंटर अभी पास किया है, Right. तो मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और मेरा नेक्स्ट वीक टेस्ट भी है। तो वेल डन, गुड लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो उसमें अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ना अपना टैलेंट इसमें परस्यू करूँगी। ग्रेट। अच्छा निम्रा, अब आपसे जो है वो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में, लेकिन बिकॉज वी हैव 2 मोर गेस्ट, उनसे भी हमें बात करनी है। तो आपसे लास्ट चीज़, क्योंकि माई कौन है और आप यहाँ मौजूद हैं, शायरी से मोहब्बत रखती हैं, तो फैज़ साहब का आपने जिक्र किया था, उनकी कोई गज़ल अगर आपकी आवाज़ में हम सुन लें तो मज़ा आ जाएगा। जी ज़रूर। चलें, निम्रा कामरान अभी हमें सुनाएंगी फैज़ अहमद फैज़ साहब की खूबसूरत गज़ल, और उन्हें कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। तो ओवर टू यू निम्रा। हाँ, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जो ये नज़म है, ये मैंने जब सुनी थी जब मैं 6 साल की थी। अच्छा। और मुझे इसका एक लफ्ज़ समझ नहीं आया था। सही। ये था कि मेरे नाना जान टेप रिकॉर्डर सुनते थे और मैं उनके साथ रहती थी मोस्ट प्रोबेबली, तो मैंने वहीं ये नज़म सुनी थी और सुर में सुनी थी, मतलब मुझे सिर्फ सुर ही याद था, इसका लफ्ज़ मैं बोल नहीं पाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई तो फिर इसको पढ़ा, इसको समझा, फिर इसकी हिस्ट्री पता चली कि फैज़ साहब को जब जेल में डाला गया था, तो फिर जब उनके दांत में तकलीफ़ थी तो उन्हें जो है एक डेंटिस्ट के पास ले जाया गया था, तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, उनके हाथों में जंजीरें थी। तो जैसे ही वो बाज़ार से गुजर रहे थे और उन्होंने वो जंजीरें पहन कर, तो उन्होंने फिल बदी ये नज़म कही थी। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हुई थी और मतलब बस फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होती थी कि मुझे इस नज़म की मकबूलियत का अंदाज़ा होता गया और ये मेरी पसंदीदा नज़मों में से एक बन गई। सुनाइए। आज बाज़ार में पाबा जौला चलो, आज बाज़ार में पाबा जौला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तहमत इश्क़ पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाज़ार में पाबा जौला चलो, दस्ते अफशा चलो, मस्त रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, आज बाज़ार में पाबा जौला चलो। उनका दम सास अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफ़ा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हो आए यारों चलो, आज बाज़ार में पाबा जौला चलो। वाह, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और इस उम्र में फैज़ साहब की शायरी को पढ़ना और फिर वो कह रही हैं कि मुझे समझ में भी आती है, ये ज़बरदस्त एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल की यूथ में ख़ास तौर पर शायरी से मोहब्बत जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ख़ास तौर पर हम जेम्स टीवी पर उर्दू पर बड़ा काम करते हैं और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हमारे तलफ़ुज़ में और अल्फाज में कोई उर्दू के हवाले से गलती ना हो, हमारी अदाई बिल्कुल ठीक हो, इस चीज़ पर ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है। और हम कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उर्दू ख़ास तौर पर देखा जाए तो हमारी कौमी ज़बान भी है, और अगर हमें अपनी कौमी ज़बान ठीक से बोलना नहीं आती तो ये फिर हमारे हमें लिए क्या आएगा, तो ये सोचने का मकाम है। तो नाज़रीन, दिस वाज निम्रा कामरान एंड आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम विद यू निम्रा। आई होप यू एंजॉयड एज वेल। वक्त का पता नहीं चला, जल्दी जल्दी गुजरा और बड़ा मज़ा आया आपके साथ। मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। एंड दिस वाज ऑल अबाउट निम्रा कामरान। बातें तो बहुत सारी हैं बिकॉज वी हैव 2 मोर गेस्ट एज वेल, सो उनके साथ भी बातें होंगी। यू आर वॉचिंग
Mike on है show with Masuma Zahra, and we will be right back after a short break, because after the break we have 2 more guests. और पता चलेगा आपको ब्रेक के बाद ही कि हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगे, हम्माद राजपूत या फिर मोहम्मद हाशिर. और कमेंट्स के ज़रिए तुक्का लगाएं और बताएं कि किसको मैं नेक्स्ट बुलाने वाली हूँ और उनके साथ क्या बातें होने वाली हैं. सो डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग जेम्स टीवी लाइव ट्रांसमिशन. वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. दिमाग हाजिर हो। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शामिर कबीर और लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है दिमाग हाजिर हो, जिसमें मेरे सवालों का होगा इंतखाब और देखते हैं कौन देगा उसका सही जवाब। जी तो बताइए वो क्या चीज़ है जो आपकी तो है मगर आपसे ज़्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं। दिमाग, बीवी का दिमाग, कॉकरोच, हवा, नहीं, आसमान, नहीं नहीं। फिर आप ही बता दो। और मेरा वो दूसरा सवाल है, बताइए वो कौन सा कीड़ा है जिसका खून सफ़ेद है। कौन सा कीड़ा जिसका खून सफ़ेद है? खून सफ़ेद किसका होगा? इंसानों का। ये यार अभी तो गरम मसाला। इसका सवाल जवाब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जी तो नाजरीन अब बताइए वो क्या चीज़ है जिसको जितना भी ठंडा कर ले मगर रहता वो गर्म ही है। नाम? दूसरी शादी। आपका सवाल है, मैंने जवाब दिया। जी तो बताइए वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी ठंडा कर ले मगर रहती वो गर्म ही है। वो क्या चीज़ है? हवा, रोज़मर्रा से जुड़ी हुई है। फिक्र अपने बारे में। हाँ तो अब बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसे आप देख तो सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते। मिजाज, दिमाग, मोबाइल। पता नहीं, थोड़ा नेगेटिव वे में दे दो, कोई मसला तो नहीं है। जी तो नाजरीन इसी तरह के सवालत करूंगा मैं आपसे, तो देखना ना भूलिए दिमाग हाजिर हो सिर्फ जेम्स टीवी पर।
मासूमा जहरा। व्यूवर्स, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थी निम्रा कामरान और मैंने आप सबसे कहा हाशिर या हम्माद राजपूत। तो मेरे साथ मौजूद हैं हम्माद राजपूत और इनके बारे में क्या ही बात की जाए, माशाल्लाह छाए हुए हैं हैदराबाद में और यंग टैलेंट है माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब भी इनकी काम देखती हूँ और इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करता हुआ देखती हूँ माशाल्लाह। जब इनकी न्यूज़ फीड देखें तो एक के बाद एक कामयाबी ये शेयर कर रहे होते हैं। अल्लाह इनको इसी तरह से कामयाब रखे। और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड थी हम्माद से बात करने के लिए क्योंकि इतने सारे महाजों पर लगे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं हम्माद राजपूत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू हम्माद? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और आप आए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और दिस माइक इज़ योर्स। आज हम आपकी आवाज़ में मुख्तलिफ चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ वो तकरीर है बल्कि शायरी भी है, वॉइस ओवर्स भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं और इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग पर भी काम हो रहा है। तो हम्माद इज़ माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड और इस वक्त रिसेंटली ही इज़ स्टडिंग इन मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू है, जारी है। और इसके अलावा आप FM भी कर रहे हैं म्यूट में ही, मेहरान यूनिवर्सिटी में ही म्यूट FM 92.6 पर भी आप हम्माद को सुन सकते हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, होस्टिंग भी की है डिफरेंट इवेंट्स की और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि बच्चों को एज अ पब्लिक स्पीकर और गेस्ट स्पीकर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलवाए गए हैं। और सबसे बड़ी और ज़बरदस्त अचीवमेंट एज ए स्पीकर जिसका ख्वाब हर स्पीकर हर डिबेटर देखता है, एक बार ऑल पाकिस्तान जीत लूँ, और माशाल्लाह ये तो 2 बार ऑल पाकिस्तान जीत चुके हैं। ज़बरदस्त। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस पे बात करेंगे हम्माद से। तो हम्माद, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हाउ इट स्टार्टेड, कैसे लगा कि जी मुझे स्पीचेस ही करनी है? बहुत सारे शौक़ हैं, वही खेलने कूदने के दिन हैं आपके, ये वो कहते हैं ना किस जगह किस फील्ड में आ गए तो बिल्कुल कैसे स्टार्ट हुआ बताओ? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 3 क्लास का एक किस्सा है कि जब ना अच्छा स्पीचेस से ना लोग स्टार्ट करते हैं अपना तकरीरी सफ़र, लेकिन मेरी ये है कि मेरे को स्पीचेस का आइडिया बाद में हुआ कि स्पीचेस होती क्या हैं और मतलब नाम भी कभी नहीं सुना था। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ है एलोकेशन के ज़रिए ये सफ़र। अच्छा, ये एलोकेशन क्या है ज़रा ये भी बताएं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताता हूँ, क्लियर होता जाए ना साथ। बिल्कुल। एलोकेशन मतलब एक ऐसी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि मेरी तकरीर की तो एक बुनियाद ही यही है और ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि मतलब करते सब मुकर्रर ही हैं, लेकिन अंदाज़ा किसी किसी को होता है और किसी किसी को इसका आइडिया होता है। और ये इतना कॉमन कोई मतलब कंपटीशन वगैरह नहीं है। स्कूल लेवल्स वगैरह में स्पीच और डिबेट ही ज़्यादातर मतलब होती हैं, मुकाबले वगैरह भी, ये इतना कॉमन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में ये चीज़ हमें सिखाई गई थी 3 से लेकर 6 क्लास तक। अच्छा। तो एलोकेशन बेसिकली ये होता था कि आप कोई भी एक नज़म का इंतखाब करें। अब वो लैंग्वेजेस के हिसाब से होता था, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, इसके हिसाब से आप इंतखाब करें किसी भी नज़म का। उसके बाद उस नज़म के ऊपर आपको बाकायदा जैसे एक्ट होता है ना, एक्शंस के ज़रिए आपको एक स्टेज प्रोवाइड कर दिया जाता था। अब वो स्टेज जितना बड़ा भी है, उस स्टेज को आपको पूरा कवर करना होता था अपनी बॉडी मूवमेंट के ज़रिए, लेग्स के ज़रिए। फिर सामने बैठी ऑडियंस को आपने फेस करना होता था अपने आई कांटेक्ट के ज़रिए, जज को भी आई कांटेक्ट रखना होता था। फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अगर कोई लफ्ज़ है तीर तो बाकायदा तीर का इशारा करके दिखाना है, अगर शेर है तो शेर, अगर कोई वडेरे की बात हो रही तो मूंछों को ताव दे के दिखाना, मतलब डिफरेंट एक्ट करके, बिल्कुल कोई ना कोई एक्शन करके, मतलब उसको एक तो ज़बानी तौर पे भी आपने अपनी बात कहनी है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व होगी, उसके मुताबिक एक्शन, फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन बड़े मायने रखते थे उसके अंदर। तो एक मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज होता था जो कि बच्चे को अच्छा खासा एक स्टेज, क्योंकि डाइस पे जब हम तकरीर करने जाते हैं, डिबेट करने, तो एक जगह पे सिर्फ खड़ा रहना होता है। लेकिन जो है एलोकेशन में ऐसा होता था कि आपको पूरा स्टेज कवर करना होता था। तो वो मेरे ख्याल में एक बुनियाद है जो कि हर बच्चे को इस वक्त सिखानी चाहिए। और मेरी तो बुनियाद ही क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उधर से बनी थी, जब मेरे को तकरीर का भी आइडिया नहीं था तो उधर से मैंने अपना स्टार्टअप लिया था कि पूरे स्टेज आपको कवर करना है चलते फिरते। और इस तरह से मुझे ऑडियंस अकेले, बिल्कुल स्टेज खाली, जितना बड़ा भी स्टेज हो वो। तो यहाँ से एलोकेशन का स्टार्ट हुआ। फिर जब 6th क्लास में पहुँचे तब पता चला कि स्पीच नाम की कोई चीज़ होती है। उसमें भी क्योंकि स्कूल लेवल था, करते गए स्पीचेस वगैरह। देन जब 9th मैट्रिक में पहुँचे तो डिबेट्स का पता चला कि भाई फॉर एंड अगेंस्ट का चक्कर होता है। और जब मजीद आगे बढ़े तब जाके मालूम हुआ कि डेक्लेमेशन भी, और इस तरह से सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते करते मालूम भी नहीं हुआ कि कैसे ये सफ़र जो है शौक़ और फिर जुनून इख्तियार कर गया हमारा। मतलब अब जुनून की हद पर है। बिल्कुल, अब जुनून की हद तक ये आ चुका है। ज़बरदस्त। तो ये हम्माद ने बता दिया अपना स्टार्टिंग पॉइंट कि एलोकेशन इनके स्कूल में हुआ करती थी और एलोकेशन क्या चीज़ है वो भी इन्होंने क्लियर कर दी। तो हम्माद, व्हाट वाज योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड द स्पीच? सबसे पहली स्पीच कब, कहाँ, कैसे की?
सबसे पहली स्पीच भी स्कूल के ऑडिटोरियम के अंदर ही हुई थी और आई थिंक सो कि वो 7th क्लास के अंदर पहली स्पीच थी मेरी। अच्छा, 7th क्लास। तो किसने हेल्प की थी स्पीच लिखने में? कौन? असातिज़ा कराम ही हुआ करते थे और जैसे डिफरेंट क्लासेस में जाते तो डिफरेंट लैंग्वेज के जो हैं उस्ताद जो होते हैं वो मतलब ना उस हवाले से गाइड किया करते थे। इंग्लिश स्पीच तो इंग्लिश स्पीच भी, उर्दू स्पीच, और हमारे स्कूल में सिंधी भी होता करती थी। तो सबसे पहले मतलब ना सिंधी स्पीच ही मैंने की थी सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। बेसिकली आप सिंधी बोलते हैं? सिंधी स्पीकिंग है? सिंधी स्पीकिंग नहीं हूँ मैं, हूँ पंजाबी स्पीकिंग, मेरी मदर टंग पंजाबी है। ये देखें खुलासा हो गया आज, एक और राज फाश हुआ है कि हमारा उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है पंजाबी स्पीकिंग। बिल्कुल। लेकिन देखिए वही बात है कि आप किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, सारी ज़बानें हमारी हैं। बिल्कुल और हमें आनी चाहिए। तो पहली स्पीच आपने सिंधी स्पीच, और इस वक्त जो मेरे को बल्कि शौक है और जो मेरी ख्वाहिश है ना बुनियादी के पश्तो और बलोची भी किस तरह से आ जाए तो पूरा पाकिस्तान में कंप्लीट पैकेज कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, कोई स्टेज ना छोड़ूँ और ज़बान है माशाल्लाह। जैसा अगर आप कह रहे हैं कि मैं जुनून की हद तक कर रहा हूँ तो आप ये ज़बान सीख ही जाएंगे। अच्छा, तो पहली स्पीच सिंधी में हो गई, ठीक है। उसके बाद कैसा रिस्पांस रहा? आगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते गए 7th 8th तक जो है मतलब ना असातिज़ा तकरीर लिखे देते थे, तैयारी कराते थे और फिर हम लोग डिलीवर कर दिया करते थे। जो बाकायदा आइडिया हुआ है और जहाँ से मेरे को ट्रिक्स मिली और जहाँ से मतलब पूरा सेंस हुआ ना कि अपने ऊपर कंट्रोल जो मुझे आया वो आया बेसिकली 9th क्लास के अंदर, जब मेरे उस्ताद जो हैं अब तक मुझे याद हैं और अब तक उनसे कांटेक्ट के अंदर हूँ, सर फ़कीर हुसैन हुआ करते थे जो कि हमारे हाउस मास्टर भी थे। और फिर मतलब हमारे हाउस स्कूल में होता था कि हाउसेस डिवाइड हो जाते थे और फिर ग्रुप्स बना करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस हाउस का फिर वाइस कैप्टन भी बना था बाद में। तो उस हाउस के अंदर मतलब ना उन्होंने बाकायदा मुझे ट्रेन किया था और बाकायदा जो है वो तकरीर का जो सिखाया करते थे हमें इस तरह से सिखाया करते थे जैसे कोई म्यूज़िक टीचर ना सिंगिंग करना सिखाता है। तकरीर लिख के दी उन्होंने बाकायदा उस पर्चे के ऊपर लाइनों के ऊपर पॉजेस के, बेटा आपको यहाँ पे पॉज लेना है, यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे आवाज़ इतनी उठानी है, यहाँ पे इतनी गिरानी, क्योंकि उनका मानना था और उनका ये कहना था और उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई कि तकरीर कभी भी आप एक मोनोटोन लेके चलेंगे, जैसे सिंगिंग अगर एक ही सुर पे जा रही होती तो मज़ा नहीं करती, इस तरह अगर तकरीर में वेरिएशंस नहीं आती तो मज़ा नहीं करती, सुनने वाली ऑडियंस बोर हो जाती है। तो यहाँ से उन्होंने वेरिएशंस वगैरह बाकायदा हमें सुर की तरह के कि यहाँ से उठाओ, यहाँ से गिराओ, ये एक्शन करो, ये अपना तासुरात करो, बाकायदा इस तरह से उन्होंने पूरा एक म्यूज़िक की तरह हमें तकरीर करना सिखाई बाकायदा। ज़बरदस्त यही बात है। वो देखें यही चीज़ दोबारा आ गई हमाद की तरफ से भी कि वो जो उस्ताद होते हैं ना जो स्टार्टिंग में आपको बनाते हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं, हर वो पहला उस्ताद जो कोई नई चीज़ सिखाता है। तो ज़बरदस्त। अच्छा हमाद, ये सफ़र फिर चलता रहा, आप आ गए जी कॉलेज लाइफ में, वहाँ पर आपने मार के फ़तह करना स्टार्ट किया और एक के बाद एक जीत का सिलसिला जारी रहा माशाल्लाह। अच्छा, मैं ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती ना क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं ऑल पाकिस्तान बर्बाद करना चाह रही हूँ क्योंकि पहले वक्तों में बहुत मुश्किल से कोई एक ऑल पाकिस्तान मुकाबला होता था और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से टीम्स वहाँ जाया करती थी, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और बड़ा टफ कंपटीशन होता था। तो अब क्या मामलात हैं, कैसे मुकाबले हो रहे हैं? और अब रुझान भी ज़रा ज़्यादा है, लोग करवा रहे हैं ऑल पाकिस्तान लेवल पर कॉम्पिटिशन्स। तो हमाद, आप 2 मुकाबले जीत चुके हैं ना? बिल्कुल। पहले तो बताइए कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं? एक हुआ था इस्लामाबाद के अंदर हुआ था और मैं आपको उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह बताता हूँ। और एक जो है दूसरा ऑल पाकिस्तान जो मैंने जीता वो कराची के अंदर DHA वुमेन CSS कॉलेज की जानिब से कराया गया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की। तो वहाँ पर ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, क्या कंपटीशन? बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र था और बड़ी लंबी कहानी मैं मुख्तसर करके कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पर बिल्कुल बताने की। आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा? बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस इस तरह से था कि सबसे पहले तो जो है हमारे कॉलेज से मतलब ना ऑल हैदराबाद कराया गया, फिर ऑल सिंध, फिर ऑल पाकिस्तान कराया गया, बाकायदा स्टेज इसके लेवल पे बाकायदा स्टेजेस हैं डायरेक्ट ऑल पाकिस्तान। और इस मुकाबले को तकमील तक ऑल हैदराबाद से ऑल पाकिस्तान होने में 1 साल का अरसा लगा था बाकायदा। अच्छा। 1 साल हम लोग का जो कॉलेज का इंटर लाइफ थी वो पूरी इस ऑल पाकिस्तान में ही गई है, समझ लें कि मतलब ना डेट्स आती थी, मौजूआत आते थे। तो ऑल हैदराबाद जब हुआ वो इस तरह से हुआ कि डिफरेंट हैदराबाद के कॉलेजेस वगैरह हैं, उसके हैदराबाद बोर्ड में हमारे ना एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं बहुत ही मोहतरम सर मसरूर अहमद ज़ही साहब, उन्होंने इसके ऑडिशंस कंडक्ट किए थे और ना तमाम हैदराबाद के कॉलेजेस वगैरह से तलबा को मदऊ किया गया था। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस कंपटीशन में हमारे पास तकरीर, मिली नगमा, नात और ना किरत के ये ना कंपटीशन जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ एक बच्चे ने जाना था। हैदराबाद की टीम इस तरह से ना ये होना था ऑल सिंध, तो हैदराबाद से पहले बच्चे मुंतखब कर लिए गए। फिर ऑल सिंध होना था कराची के अंदर इकरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसमें कराची बोर्ड हो गया, ज़ियाउद्दीन बोर्ड हो गया, जितने भी सिंध के बोर्ड हैं तमाम बोर्ड ने शिरकत करनी थी। सही है। उधर जो आपके है साथ तकरीर में कोई और भी था या आप? जी, तकरीर के अंदर एक गर्ल थी मेरे साथ, वो भी हमारे कॉलेज से ही अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुई थी। तो ये हमारा टोटल 8 जनों की टीम हैदराबाद से हयात गर्ल्स कॉलेज से निकली थी। मेन पॉइंट वो था, वहाँ से बोर्ड की गाड़ी में हम लोग बैठे और इकरा यूनिवर्सिटी पहुँचे।
अब जब वहाँ पे पहुँचे थके आ रहे, हमारा सफ़र था, कराची वाले बेचारे करीब से आराम से मज़े से वो बिल्कुल फ्रेश, लेकिन हम लोग थके आ रहे गए, कंपटीशन का स्टार्ट हुआ, उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी, दुआएं थी, अल्लाह ताला पर भरोसा था और अपनी मेहनत फुल की हुई थी। जब मुकाबला स्टार्ट हुआ, रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के लम्हात में आपको बताऊं क्या लम्हात थे कि सब ना जो है मतलब ना पहले से ही सबने मुबारकबाद देना शुरू कर दी थी हमारे हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन को, जो कि उधर उस वक्त मौजूद थे, सर मसूर अहमद ज़ई साहब को। और यकीन जाने हैदराबाद में इतना टैलेंट है पूरे सिंध भर से, उस वक्त मेरे लिए खुशी का लम्हा, और मुझे भी पहली दफ़ा मालूम हुआ था। उन 8 में से 6 पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह हम हैदराबाद से लाए थे, सूबा सिंध के अंदर सूबाई लेवल के ऊपर हैदराबाद 6 पोजीशंस लाया था तमाम बोर्ड्स के अंदर से, और सिर्फ 2 पोजीशन जो है हमारे पास कौमी ना किरत की नहीं आई थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 तलबा सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए इधर से मुंतखब हुए थे। फिर जो सफ़र था इस्लामाबाद का वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कोविड्स के दिन आ गए थे और फिर ये शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मामला हुआ, अचानक से डेट अनाउंस हुई, और डेट हमें मौजूद सिर्फ पता चला है सिर्फ और सिर्फ 1 दिन पहले, सिर्फ 1 दिन पहले ऑल पाकिस्तान मुकाबला है। और अच्छा इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि हम लोग सिंध में नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि 3 मिनट नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन इस्लामाबाद ने 5 से 7 मिनट बोला, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, तो उन्होंने उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन रखा, 5 मिनट की तकरीर थी। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट। अब पहला एक्सपीरियंस मतलब कराची में भी यही था टाइम ड्यूरेशन, तो दूसरा एक्सपीरियंस और 1 दिन के अंदर तकरीर तैयार करनी है, बड़ा ही सख्त मरहला था। और ये बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कराया था IBCC ने, और साथ ही इसको इमरान खान साहब भी लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को। तो हम लोगों को जो है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ना TAD उनसे ना कि ये रूल्स में था, उन्होंने बोला हमारे पास बजट नहीं है, आप लोग रिफ़ंड करा लीजिएगा, अभी आप लोगों को खुद बंदोबस्त करना है अपने कन्वेंस का। अब ये भी एक बड़ा मसला कि तकरीर लिखें या बैठ के कन्वेंस का बंदोबस्त करें। तो ट्रेन्स हम लोगों ने शाम को मालूम करना शुरू किया, हमने बोला अभी तकरीर लिखते हैं, थोड़ी बहुत तकरीर हम लोगों ने, जो मेरे साथ थी पार्टिसिपेंट, उन्होंने और हमने मिलकर एक ही जगह बैठ के तकरीर का मौजू तैयार किया। हम लोगों ने बोला जो होता है लिख लेते हैं, एक रफ स्ट्रक्चर खींच लिया। अब जब कन्वेंस का बंदोबस्त करना शुरू किया, पता चला गाड़ियाँ ही सारी निकल चुकी हैं, ट्रेन वगैरह नो अवेलेबल। अब क्या करें, अब सुबह तक सोच रहे हैं बस यार छोड़ो, बस अब नहीं जाते, किस्मत में नहीं था, कैंसिल। लेकिन सब ने मतलब हार मान ली, लेकिन मैं था, मेरा कह रहा था यार चले जाते हैं, चल लेते हैं। ज़बरदस्ती सबको मैंने ना प्रोमोट किया और ना इनकरेज किया, और सब ना देन सुबह तैयार हुए, और हल ये निकला कि जो मेरे साथ थी मुकर्ररा, उनके फादर की गाड़ी में हम लोग निकलेंगे, और ना मतलब ना देन जो भी पेट्रोल होगा वो हम लोग रिफ़ंड करवा लेंगे उनसे। हम लोग सुबह सुबह इधर से निकले, 1 दिन का सफ़र था। अब सफ़र के अंदर हम लोग सोए भी नहीं हैं, हम लोग तकरीर क्योंकि याद करनी थी, पूरी लिखनी थी, बड़ा ज़बरदस्त वो एक मरहला था, क्योंकि गाड़ी के अंदर जिस तरह से भाई अभी तुम खामोश रहो, मैं याद करूँ, मेरे को ना वरना मैं भूल जाऊँगा, अभी तुम खामोश रहो, जोर से याद करनी पड़ती है, क्योंकि वही अंदाज आना चाहिए। हालांकि घर में कितना ओपन फ्लोर था प्रैक्टिस करने के लिए, वो गाड़ी के अंदर हम लोग को प्रैक्टिस भी करनी, सब कुछ करते करते हम लोग पहुँचे सुबह 8 बजे, जो कि बूफे सिस्टम था वहाँ पे होटल डी पपाया था फैसल मस्जिद के करीब ही, जहाँ पे बूफे सिस्टम का टाइम ओवर हो चुका था, बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी जिसने हमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लेके जाना था। ऑल पाकिस्तान हम लोग खाली पेट सिर्फ 1 गिलास जूस को उठाया, वो पी के ऑल पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं हम लोग। वाह वाह वाह, क्या बात। वहाँ पे जो है इसी पर जीतना बनता था। बिल्कुल, वहाँ पे जो है तमाम मुकर्रर तैयार होके आए हैं, फ्रेश चेहरे हैं, हम लोगों की हालत ख़राब हुई पड़ी है, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, हम लोग ऐसे ही बैठे पड़े हैं, बस दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह बस जितवा दे। अब अच्छा, जो साथी मुकर्रर थी मेरी, उनके ना फंबल्स थोड़े कम लग रहे थे, प्रैक्टिस के दौरान ही अंदाज़ा हो जाता है ना, वो कम भूल रही थी, मेरे फंबल्स बेतहाशा ऊपर से फंबल्स लगी जा रहे हैं। अब जब तकरीर का टाइम आया तो उनकी तकरीर हो गई, उनके बेतहाशा फंबल, मैंने बोला इनके जब न पक्की तरह याद थी, इनके फंबल आ गए, मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता, हम आज गए फंबल। लेकिन अंदर जो है एक जो है आग लगी हुई थी यार, इतनी दूर हैदराबाद से इस्लामाबाद का सफ़र किया है, हैदराबाद के लिए एक पोजीशन में जाए तो मज़ा नहीं आएगा कि अगर इनकी भी पोजीशन नहीं आई, मेरी भी खाली आ जाएंगे, शर्मिंदगी होगी। उससे पहले बीच में एक और एक गुस्से वाली बात जिसने मोटिवेट कर दिया था, वो ये थी कि भावलपुर से एक ना ग्रुप आया हुआ था, भावलपुर बोर्ड से, वहाँ पर मैडम बड़े अच्छे अखलाकी थी, लेकिन उन्होंने जब सुना कि आप कौन से ना बोर्ड से आए, उन्होंने बोला सिंध से आए हैं। सिंध में कौन से बोर्ड से? कराची या हैदराबाद? हैदराबाद बोर्ड से। बड़ी बात है, हैदराबाद में टैलेंट है, मैंने सुना है सिंध में पढ़ाई का निज़ाम वगैरह इतना नहीं है, ये चीज़ें। हमने बोला हम कोई गांव बोर्ड से उठ के आए हैं, सिंध में बड़ा ना बड़ी बात है, आप लोग इतनी दूर आ गए इस्लामाबाद, बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए, एजाज़ की बात। हालांकि हमें नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो इतनी हैरान हुई जैसे सिंध में कोई ना सिस्टम ही नहीं है पढ़ाई वगैरह का। मैंने बोला यार जीतना है कि कुछ ना कुछ करके जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तकरीर की मेरे को खुद नहीं, बस एक था कि बस कुछ ना कुछ करके जाना है, यहाँ से फंबल नहीं मारना, बस कुछ भी हो जाए उतरना नहीं है स्टेज से, पूरे 5 मिनट पूरे करके ही उतरना। और जब ना करना स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा कोई कमाल नहीं था, अल्लाह पाक की ज़ात थी, लोगों की दुआएं थी कि बेतहाशा क्लैप्स गेन हुई उधर से, और मेरे को खुद आइडिया नहीं था कि मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ। और जब पोजीशन वगैरह अनाउंस हुई, इस तक के तमाम मराहिल मेरे को नहीं अंदाज़ा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, कि मतलब जितने फंबल्स और एकदम से जो बाजी पलटी और अल्लाह ताला ने जिस तरह से करम नवाजी की, तो एक अलग ही था। और फिर मतलब बाद में दोस्त जो साथ गए थे कह रहे कि देखो इसकी पोजीशन लिखी थी, जब ये हमें भी साथ लेके आ गया अपने लिए। देखिए इनकी एक्साइटमेंट और जो
खुशी है ना उसका लेवल मुझे यहाँ बैठकर ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक्साइटमेंट से ये बता रहे हैं, ये जर्नी है, सफ़र जो इन्होंने तय किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हासिल की। तो वो वाली बात कि हैदराबाद से भी कोई आ सकता है, तो उस इमेज को बनाकर आए कि जी आ भी सकता है और जीत भी सकता है और लेकर जा सकता है। ज़बरदस्त हमाद। अच्छा, क्योंकि माइक ऑन है, प्रोग्राम है और बातें तो होती रहेंगी, तो उस स्पीच से कोई ऐसा कपलेट आपको याद है जो आप हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहें और उससे याद हो, या कोई विनिंग स्पीच ऐसे यादगार? एक और विनिंग स्पीच से याद है उसका मेरे को ना, एक मंजर कशी डेक्लेमेशन ही है वो, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि ये इनका जो खास स्टाइल है ना हमाद का, जिसकी वजह से ये जीत जाते हैं, मैं उस पर भी इनसे बात करूँगी। तो पहले सुनते हैं एक मंजर कशी। जी। जिसकी गुज़रगाह से गुज़रते हुए शैतान कब कपाए, उसे उमर इब्ने ख़त्ताब कहते हैं सदर अली वक़ार। चश्मे फलक ये मंज़र देख रही है कि एक जानिब दुश्मनाने इस्लाम कलमाए हक बुलंद करने वालों को सता रहे हैं, तो दूसरी जानिब नबी मोहतशम हक़ खुदाबंदी से दुआ फरमा रहे हैं कि ऐ खुदा मुझे वो अता फरमा जो 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराते। महबूब की सदा पे हबीब के लब्बैक कहने की देर है और मंजर बदल जाता है। मैं देखता हूँ कि कल सर उठाए घूमने वाले कुफ़ार आज सर पीटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज दीने हक को मूसा के जलाल का मज़र अता हो रहा है, जिसकी राय के मुवाफ़िक कुरान में आयात उतर रही हैं। मगर ये कौन है जो अहद की अफरा तफरी में भी साबित कदम खड़ा है? ये कौन है जो हिजरत भी अलल ऐलान कर रहा है? बेशक ये इब्ने हशाम तो नहीं, क्योंकि इसके दिल में अताते नबूवत का नूर है, इसकी ज़बान हर वक्त हक का सबूर है। ये बिल यकीन इब्ने ख़त्ताब है, जो शुजात में हैदर है तो सदाकत में अबू बकर, उस्मान सी सखावत है तो हुसैन सा सबर। फरमा के खातमन नबीशीन ने और बढ़ा दी इसकी कदर, के होता जो नबी कोई मेरे बाद तो उमर, होता जो नबी कोई मेरे बाद तो उमर। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये है इनका अंदाज़ और किस तरह से जमे हुए अंदाज में और अल्फाज को पेश कर रहे थे हमाद राजपूत। और हमाद FM पर भी काम कर रहे हैं, आइए उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करते हैं। तकरीर का अंदाज़ तो आप इनका देख ही चुके हैं, और म्यूट FM 92.6 पर गुंचाए शौक के नाम से इनका एक प्रोग्राम होता है, आप उनको सुन भी सकते हैं। हमाद उसकी डिटेल्स भी बताएँ, किस किस दिन आता है और उस पर आप क्या करें? बिल्कुल, ये ना जुम्मे के रोज़ ये इसका ऑफिशियल पेज है www.facebook.com/mute.fm। तो ये बेसिकली कैंपस रेडियो जो कि हमारी यूनिवर्सिटी रन कर रही है, और इसके अंदर जो है मेरा जो प्रोग्राम है गुंचाए शौक के नाम से, इसमें हम पहले इंतखाब करते हैं मुख्तलिफ़ शौराए कराम का, मुख्तलिफ़ कलमकारों का, मुसन्निफ़ीन का, और फिर उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं कि किन किन काविशों से उन्होंने उर्दू अदब को तक़वियत बख्शी, दवाम बख्शा, और क्या क्या उनकी ज़िंदगी के मरहल थे, क्या अप एंड डाउन आए, लेकिन किस तरह से वो साबित कदम रहे और किस तरह से उन्होंने उर्दू अदब के लिए काम किया, और जो भी उनकी ज़िंदगी के तमाम मामला थे, निजी मामला भी, वो तमाम उनकी ज़िंदगी के अहवाल वगैरह बयान करते हैं वीकली। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमाद चूँकि शायरी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायरी का शौक़ भी है। बिल्कुल। तो हमाद, क्या आप शायरी लिखते भी हैं या फिर सिर्फ शायरों की शायरी? लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, दोनों। कुछ लिखा हुआ है अभी ताज़ा? जी बिल्कुल, मेरे पास ज़रूर लिखा हुआ है। माइक इज़ योर्स, माइक ऑन है, सुनाइए फिर कुछ अच्छा। तमाम अहबाब की समाअतों की नज़र है कि ज़िंदगी का एक, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी का मैंने एक अहवाल खींचा था ना, और उल्टा चला था इसको ना, हिसाब व किताब के दिन से उल्टा चला था पैदाइश तक के ना, मैंने उल्टा खींचा था। आप लोग मुलाहिज़ा कीजिएगा, उम्मीद है पसंद आएगा आप लोगों को। वादिये गफलत से अरफात के मैदान में आया तो मैं पछताया, वादिये गफलत से अरफात के मैदान में आया तो मैं पछताया, काश हो जाता ये पछतावा पहले, रोसे हश्र से दुख सताया तो मैं पछताया। मैं सारी ज़िंदगी कामयाबी की तलाश में दर बदर भटकता रहा, मैं सारी ज़िंदगी कामयाबी की तलाश में दर बदर भटकता रहा, वक्ते नज़ा जब हई अलल फला की सदा पे कान लगाया तो मैं पछताया। ज़माने की फजूल बातों ने रस्सी और पंखे तक मुझे पहुँचाया, ख़ुदकुशी हराम है खुदा का ये फरमान जो याद आया तो मैं पछताया। फ़कत औलाद की खातिर हराम कमाया, हर किसी का हक खाया, फ़कत औलाद की खातिर हराम कमाया, हर किसी का हक खाया, उसी औलाद ने जब आईना दिखाया तो मुझे हराम खोर बुलाया तो मैं पछताया, और जानता था कि इबरत की जा है दुनिया, इसलिए यहाँ रोता हुआ आया। अच्छा,
जानता था इबरत की जा है दुनिया, इसलिए यहाँ रोता हुआ आया। कुछ देर में पढ़ा दी जाएगी नमाज तेरी, मौज़िन ने अज़ां देकर बताया तो मैं पछताया। और तल्ख़ हकीकत बताई ज़िंदगानी की, मैंने फ़कत ख़ुद को उन्वा बनाया। तल्ख़ हकीकत बताई ज़िंदगानी की, मैंने फ़कत ख़ुद को उन्वा बनाया। वरना मेरे सरकार का जूदो करम ऐसा, कभी ज़बां पे एक कलमा ना आया कि मैं पछताया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ज़िंदगी के हर उस पहलू पर बात की है जिस पर इंसान पछता सकता है। और एक काश रह जाता है नाज़रीन, कुछ नहीं रहता है, काश रह जाता है। लिहाजा इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कोई अच्छा काम करने का या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, यही वक्त है। डू इट नाउ और नेवर, ये वाला सिलसिला है। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इतना यंग टैलेंट इतने कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ एक फील्ड पर बल्कि डिफरेंट फील्ड्स पर काम कर रहे हैं, मैनेज करते हुए चीज़ों को चल रहे हैं। मुझे बड़ी एक मैनेज पर्सनैलिटी लग रही है हम बात की। रेडियो भी कर रहे हैं, स्पीचेस भी कर रहे हैं, और तालीम के मामले में भी ऐसा नहीं कि पीछे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये ज़बरदस्त बात है। और ये बच्चे ही रोल मॉडल हैं। पहले हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ रोल मॉडल्स होती थी, लेकिन अब आज के दौर में मुझे लगता है इन बच्चों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मज़ा आया। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास कम है। एंड वी हैव वन मोर गेस्ट। अब बहुत मज़ा आया आपके साथ। लास्ट में मैं चाहूँगी कि एक दो जल्दी से टिप्स दे दें, क्योंकि रैपिड फायर है, समझ लें रैपिड फायर है। और रैपिड फायर में वो 3-4 टिप्स जो कि एक स्पीकर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है सिर्फ आवाज़ और मवाद से कुछ नहीं होता, आपकी हर चीज़ जज हो रही होती है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका स्पीकर्स को ख्याल रखना चाहिए, वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जो है कि अपना नेचुरल स्टाइल जितना हो सके अपना नेचुरल स्टाइल सामने लाएं। दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। पोजीशन के लिए कभी सोच के मत बोलिएगा। जब तक मैं पोजीशन के लिए सोच के बोलता रहा हूँ, मैं ना बेसहाशा कॉम्पिटिशन सारा भी हूँ, फंबल्स भी लगे। लेकिन जब मैंने इसको शौक़ की नीयत से बोलना शुरू किया ना कि मेरा शौक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान ट्रांसमिशंस में मेरे एक छोटा सा किस्सा है कि मतलब ना टीवी चैनल्स के ऊपर भी यही था कि मतलब पढ़ाई का भी प्रेशर था, लेकिन इसको शौक़ की नीयत से लेके चल रहा था। उस दौरान मेरे इम्तिहान भी चल रहे थे इसी रमज़ान, तो पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जोड़ी थी, पेपर्स भी एक तरफ चल रहे थे। मेरी सहरी इधर होती थी हैदराबाद में, तो अफ्तारी मेरी कराची होती थी टीवी चैनल्स के ऊपर। तो इस तरह से मामला चल रहे थे। तो इसको शौक़ की नीयत से अपनाएं इस फील्ड को। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कमें भी खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। सिर्फ इसको शौक की हद तक अपनाएं कि मतलब एक शौक बना के बोलें, पोजीशंस की लालच में ना बोलें। पोजीशन की लालच में अंडर प्रेशर आ जाएंगे और फिर नहीं, शौक के तौर पे बोलेंगे, खुल के बोल सकेंगे और अच्छा बोल सकेंगे। ज़बरदस्त, गुड है, बेहतरीन है। और यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी नाज़रीन के, जब तक मेहनत उस वक्त तक करें जब तक कि मतलूबा रिज़ल्ट ना मिल जाए। बाज़ औक़ात हम मंजिल के बहुत पास आकर मेहनत छोड़ देते हैं कि भाई रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा, तो मेहनत पर लगे रहें। इन्होंने भी बहुत सारे स्टेजेस देखे, ग्रेड 3 से स्टार्ट किया है, तो आज ऑल पाकिस्तान जीतने के काबिल हुए। अमाद, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई होप यू आल्सो एंजॉयड। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। एंड हियर वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले यंग स्पीकर मोहम्मद हाशिर। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। ज़हरा। और अब मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शो के तीसरे मेहमान मोहम्मद हाशिर खान। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाशिर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम
रियली ग्रेट एंड फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव बिकॉज एक के बाद एक जो मेहमान मेरे पास आ रहे हैं बच्चे सारे वो बहुत टैलेंटेड और ज़बरदस्त हैं। लास्ट दो हमारे जो मेहमान थे निम्रा कामरान और हम्माद राजपूत से हमारी बातचीत रही और अब हाशिर हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद इंजीनियर थे और ये माशाल्लाह फ्यूचर डॉक्टर हैं, MBBS कर रहे हैं लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से और इसके साथ ही एक बड़े ज़बरदस्त और जामे मुकर्रिर हैं और स्पीचेस भी करते हैं, न सिर्फ इंग्लिश ज़बान में बल्कि उर्दू लैंग्वेज में और उर्दू ज़बान में भी, दोनों ज़बानों में एक ज़बरदस्त अंदाज़ रखते हुए तकरीरें करते हैं। और इसके अलावा ज़बरदस्त बात यह है कि अब लियाकत यूनिवर्सिटी में ही लियाकतन डिबेटिंग सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, यानी कि न सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं बल्कि एक पूरी सोसाइटी को मैनेज करते हुए भी चल रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले तो हाशिर ये बताइए कि वही एक सवाल मेरा जो हर यंगस्टर डिबेटर से या स्पीकर से होता है कि कैसे ख्याल आया कि जी स्पीचेस करनी है, कब स्टार्ट किया? अच्छा, अभी मैं यहाँ बैठ के सुन रहा था और हमारी बातें सुन रहा था तो मुझे एकदम ख्याल आया कि जो सफ़र हमारा स्टेज का था वो हमारे से थोड़ा मिलता जुलता ही है। जिस तरह इसने पोइट्री एलोकेशन की बात की तो मेरा स्कूल सिटी स्कूल लियाकत कैंपस कौसार में हम लोग पढ़ते थे। तो बचपन में हमें तकारीरों का कुछ नहीं पता था, हमें स्पीचेस का इतना नहीं पता था, हमें बोला जाता था कि आप पोइट्री एलोकेशन पढ़ें। ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश की एक पोएम होती थी और हमने उसको एलोकेट करना होता था पूरे स्टेज पे। तो वहाँ से एक स्टेज का डर निकला, मतलब बचपन से ये स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, तो वहाँ से बोलना स्टार्ट किया है। अच्छा, फिर जब स्पीचेस की बात आती है या फॉर्मल डिबेटिंग या स्पीचेस की बात आती है तो मैंने डायरेक्ट स्टैंडिंग डिबेट्स पे नहीं आया था, मुझे पता ही नहीं था ये। अच्छा। मुझे 6th क्लास में किसी ने बोला, एक PR ड्राइव हुई थी हमारे स्कूल में कि भाई हम ये इवेंट करवा रहे हैं, इसको हम कहते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशन। अच्छा। MUN, आप इसमें आए। इसमें सुबह में कमेटी सेशंस होते हैं और शाम में सोशल्स होते हैं, कॉन्सर्ट हो गया या कोई कवाली सेशन हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, मतलब अच्छा लग रहा है, चलते हैं घर से निकलते हैं। तो मैं सुबह गया वहाँ पर और वहाँ हम बैठे हैं। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो नई चीज़ है, तो इंटरेस्ट पैदा हो रहा था। तो एक्चुअली मॉडल यूनाइटेड नेशंस हमारे लोगों को आजकल तो खैर बहुत पता है, उस वक्त तो बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। तो एक मतलब जैसे अक़वाम मुत्तहिदा होती है उसकी एक मॉडल होता है और आपको उसी तरह कंट्रीज एलोकेट होती हैं और आपको एक एजेंडा दे दिया जाता है टॉपिक पे। और जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशन में हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं या हमारे वज़ीर आज़म हैं वो जनरल सेक्रेटरी में जब बोलते हैं उसी तरह आपको उस एजेंडा पे बात करनी होती है। तो अब कंट्री मुझे एलोकेटेड थी और मैं बैठा हुआ था, मैं बोलने की नीयत से तो गया नहीं था, तो मैंने कोई रिसर्च की नहीं थी। लेकिन जब मैं वहाँ जाके बैठा हूँ मैंने कहा यार ये मतलब मेरी चीज़ है, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है इस करने में। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया और बगैर तैयारी के बोला। और वहाँ MUN का अब एक एडवांटेज ये भी कि आप बगैर तैयारी के उस वक्त भी बोल सकते हो, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम बोल सकते हो। आप अगर एक एग्जैक्टली रैंडम चल रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मतलब इतना करम किया कि वो मैं जीता। अच्छा। तो फिर वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिला कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, चलो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कि स्टार्ट में ऐसा नहीं कि मेरा बचपन से शौक था या मुझे बचपन से पता था, मैं अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में लाकर खड़ा किया और फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मतलब मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है, तो मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर MUNs, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, डिबेट्स, सारी सिलसिला शुरू हो गया और सिलसिला यहाँ तक भी पहुँचा कि माशाल्लाह हाशिर भी 2 टाइम्स ऑल पाकिस्तान विनर हैं। तो ये जर्नी कैसी है और कहाँ कहाँ पर आपने विन किया है? अच्छा, मेरी जर्नी थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि जो ऑल पाकिस्तान डिबेट डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का विनर हूँ मैं हूँ इंग्लिश कैटेगरी में। ठीक है। तो अच्छा, इंग्लिश का एक बड़ा हसीन सा किस्सा है कि बचपन से मुझे शौक़ था उर्दू का, मुझे उर्दू में बोलना है, मुझे उर्दू में बोलना है। लेकिन जब हमारा जो प्रॉपर जो स्पीचेस का कैरियर स्टार्ट हुआ था वो कॉलेज में हुआ था। और कॉलेज की एक ख़ास बात ये कि कॉलेज में मैं हमाद के साथ था, तो हम लोगों ने तकरीबन हाँ चीज़ें साथ साथ करी हैं। तो अब उसमें ये होता था कि हमारे लड़कों की तरफ से ना कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं होता था। मुझसे एक सीनियर था, जब मैं इंटर में आया हूँ तो वो पास आउट हो गए। तो फिर कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं था। उर्दू में थे हमाद था, वकास थे। तो मेरे एक सर थे सरफरीद, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम उर्दू में तो कर लोगे, हमें इंग्लिश के लिए चाहिए। ठीक है, चलें ट्राई कर लेते हैं। सही। तो फिर उसमें ट्राई किया तो पहली इसकी BISC की स्पीच थी वो जीती। फिर काली मोरी की डिबेट कंपटीशन था वो जीता। काली मोरी यूनिवर्सिटी GCU जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वो जीता। तो इस तरह फिर
इंटर मेरा ज़्यादातर 95% मैंने इंग्लिश में किया, हालांकि शौक़ मुझे उर्दू में था, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि एक तो मतलब उर्दू में थे लोग, इंग्लिश में कोई करने वाला नहीं था, रिप्रेजेंट भी करना था कॉलेज को। और फिर मुझे लगा कि यार मतलब शौक़ तो है तुम्हारा उर्दू, लेकिन एक चीज़ से तुम्हें इज़्ज़त भी मिल रही है तो उसको पे बैक भी करना है, उसके साथ वफ़ादारी भी करनी है। तो यही है कि हयात में हुआ था। मैं ऑल पाकिस्तान मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं गया हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई का सिलसिला है मेडिकल का वो बहुत रफ एंड टफ चलता है। तो हयात में ही था, ऑल पाकिस्तान था, वहाँ पर बलूचिस्तान से भी आए हुए थे, पंजाब से भी आए हुए थे। ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, वहाँ पर मैंने इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह विन किया था। सो वो मेरी एक ऑल पाकिस्तान विन थी। और इसी तरह एक और हैदराबाद में ही ऑल पाकिस्तान, लेकिन उसको मैं इतना ज़्यादा लाइक उस पर वो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि दैट वाज नॉट अ प्रॉपर ऑल पाकिस्तान। मतलब आप सूबे से एक दो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी, जैसे हमारे ने भी बताया ना स्टेजेस होती हैं ऑल पाकिस्तान की, वो नहीं था डायरेक्ट ऑल पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं था। ऑलराइट ठीक है, लेकिन एक स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का चांस और फिर वहाँ पर विन करने का जो मौका है वो मिला, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा हाशिर, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैंने निम्रा से भी उर्दू में एक स्पीच का कपलेट सुना, फिर हमाद ने भी हमें उर्दू में सुनाया, लेकिन आप अगर हमें इंग्लिश में कुछ सुना दें कि क्योंकि इंग्लिश स्पीचेस का स्टाइल भी डिफरेंट है, कुछ याद है आपको? मुझे असल में इंग्लिश में किए हुए हो गए 2 साल। अच्छा, कोई ऐसी चीज़? मेरा शौक था उर्दू का, तो जैसे कॉलेज खत्म हुआ मैंने इंग्लिश को रखा साइड पे, मैंने कहा मैं उर्दू में वापस। अच्छा चले कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा हाशिर को जो है वो पोइट्री भी पसंद है, नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। उर्दू तकारीर जब आप करना स्टार्ट करते हैं ना नाजरीन, तो ख़ुद ब खुद शायरी की तरफ ज़ौक़ बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि आपकी तकरीरें शेर के बग़ैर मुकम्मल नहीं हैं, और जब तक आप शेर को सही अंदाज में पढ़ते नहीं हैं तो उसका वो मज़ा नहीं आता, वो डिलीवर उस तरीके से नहीं होता। इसीलिए ख़ुद ब खुद शायरों को पढ़ना भी हम शुरू कर देते हैं और तकरीर में इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हाशिर का शायरी का शौक़ क्या तकरीर की वजह से है या फिर अपना एक पहले से था ऐसा? अच्छा, मुझे शायरी का शौक़ पहले से था, ठीक है। और जिस तरह हमाद ने भी यहाँ बात की थी कि हम एक तो तकरीर का एक प्रॉपर कन्वेंशनल जो टिपिकल जो टाइप है ना, बहुत सारे लोगों को देखा वो वही कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन एक बंदे को चाहिए कि वो अपना खुद का एक तरीका निकाले कि ओरिजिनल हो, कि मतलब अगर लोग आंख बंद करके भी सुने ना तो उसको पता हो कि भाई हाशिर बोल रहा है। तो मेरी तकारीर का एक वे इसी मतलब शायरी के शौक़ से ही इंस्पायर्ड है कि मैं हमेशा अपने मवाद को भी राइम करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी अगर इंशाल्लाह आगे सुनाऊंगा भी तो उसमें भी राइमिंग होती है। तो पहला मेरा शायरी का शौक़ था, मैंने लिखना शुरू किया, शायरी लिखता रहा, गज़ल को समझा, वज़न को समझा, ख्याल बहुत अच्छे होते थे, लिख लेते थे, किसी को सुनाते तो कहते भाई ये तो वज़न में ही नहीं है, ये तो शेर ही नहीं है। तो कभी सोचा कि मैं सीखूं शायरी बाकायदा किसी शायर के पास जाकर, किसी उस्ताद के पास? मैंने बिल्कुल सोचा और सीखने की कोशिश भी की। तो थोड़ी बहुत वज़न में आई थी, लेकिन फिर वो अगेन चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो इस तरह कंटिन्यू नहीं रख पाया। लेकिन ये है कि अच्छी बात है, लिख रहे हैं, कलम को रोका नहीं है और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बाकायदा स्टार्ट भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि शायर इनका हाशिर का पहला शौक़ शायरी है, तो मैं पहले चाहूँगी कि हाशिर का ही लिखा हुआ कोई कलाम हाशिर हमें सुनाएं, तो बताइए हाशिर। अच्छा, मैं सोच रहा था जब दोपहर में कि मैं अपनी कोई शायरी सुनाऊँगा, तो मैं एक सोच रहा था, मैंने जब अभी अपनी एक लिखी है जो मेरी शायद बेस्ट भी होगी मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन वो थोड़ी सी ना मतलब हार्ट ब्रेक और डिप्रेस्ड टाइप की है। हाँ। मैंने कहा उसको छोड़ें, अभी हम जब लाइव बात कर रहे हैं तो एक पुरानी मैं सुनाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, उसमें इतना वज़न नहीं है लेकिन उसके सिर्फ ख्याल। अच्छा, गज़ल लिखी है मैंने, और गज़ल की एक ख़ास बात ये जो नहीं जानते मैं उनको बताता चलूँ कि गज़ल में कोई ख़ास टॉपिक नहीं होता है, हर शेर का अपना टॉपिक होता है। तो ये बड़े मज़े की बात है कि आप महदूद नहीं होते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने ख्याल अच्छी तरीके से, इसका फिर एक ऊपर टॉपिक भी नहीं लिखते, उस पर गज़ल ही लिखते हैं बस ऊपर गज़ल। तो मैंने लिखी थी कि अनापरस्त लोगों से मोहब्बत कौन करता है, अनापरस्त लोगों से मोहब्बत कौन करता है, उन्हें अपना बनाने की हिमाकत कौन करता है, वो तो छू लिया उसने तो अब ये हाल मेरा है, वरना लाचार चेहरे पर सजावट कौन करता है, वो जो लगकर गले रोई वो उसकी माँ लगती है, वो जो लगकर गले रोई वो उसकी माँ लगती है, वरना मजमे में कातिल की हिफाजत कौन करता है, और ये दिल तो बस मकीने गुंबदे खिजरा ही का है,
ये दिल तो बस मकीने गुंबदे खिजरा ही का है, गुनाहगारों की महशर में शिफात कौन करता है। अकेला जीत कर आए वो शेर दिल अली ही है, अकेला जीत कर आए वो शेर दिल अली ही है, यूँ तन्हा खैबर लड़ने की शुजात कौन करता है। और चलो अब खोल लो आंखें मैं देखो मिलने आया हूँ, चलो अब खोल लो आंखें मैं देखो मिलने आया हूँ, उठो भी ना कि अब ऐसी शरारत कौन करता है। हाँ उसकी चाय की लज्जत में बात नहीं थी, वरना मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, तो हाँ उसकी चाय हाँ चाय वालों की, हाँ उसकी चाय की लज्जत में बात नहीं थी, वरना यूँ ऐसे चाहने वालों की शिकायत कौन करता है। और बात इस कदर बढ़ी कि फिर थम ना पाई दोस्त, रफ़ीक़े जाँ को मतलूबे अदालत कौन करता है। मुद्दई मोहब्बत है मुझे मशकूक लगता है, कि चाहत में अनाओं की मिलावट कौन करता है। और मक्ता इसका यह मुलाज़ा फरमाइए कि जो यूँ बोल उठा हाशिर ये उसका हुस्न था, वरना जो यूँ बोल उठा हाशिर ये उसका हुस्न था, वरना भरी महफिल में लड़की की हिमायत कौन करता है। आहा वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अलग अलग पहलू पर अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं और अपनी शायरी में, अच्छा शायरी का हुस्न ही ये है कि आप अल्फाज में कितने सारे टॉपिक्स को समेट सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा लिखा आपने, शाबाश। और अब भाषा से बात करते हैं अगले। अच्छा स्पोर्ट्स का भी शौक है आपको? जी मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। खेलते हैं? मैं अपने स्कूल लेवल में और फिर कॉलेज लेवल में भी क्रिकेट का, स्कूल में कैप्टन भी रहा हूँ, कॉलेज में भी रहा हूँ, और फुटबॉल भी मैंने गोल कीपिंग, लाइक फुटबॉल में गोल कीपर होता था, सॉकर में टू बी वेरी एग्जैक्ट, फुटसल हो गई, तो लीग्स होती थी हैदराबाद की। अच्छा क्रिकेट तो फिर मैंने कंटिन्यू करा, मतलब फिर मोहल्ले की भी हो गई, दोस्तों की भी टीम हो गई, क्रिकेट खेलते रहे। फुटबॉल सिर्फ स्कूल तक ही था, फिर कॉलेज की भी, बल्कि कॉलेज की भी टीम में था, अभी यूनिवर्सिटी में आके वापस कंटिन्यू किया है, तो उसमें गोल कीपिंग का क्रिकेट एज अ मतलब तकरीबन लास्ट टाइम भी आपको कोई टूर्नामेंट था? जी वो हमने करवाया था ज़बरदस्त, ठीक है, ये शौक भी साथ साथ जारी है। अच्छा हमारे स्टेज का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? आई मीन आई जस्ट वांट टू नो कि हर इंसान जब खुद खड़ा होता है ना तकरीर करने और रोस्टम पर आता है, तो वो जानता है और उसका खुदा जानता है कि उस पर क्या गुजर रही है, बाकी सब तो उसकी परफॉर्मेंस देखने का वेट कर रहे होते हैं। तो एनीथिंग स्पेशल और एनी फ़न मोमेंट जो अभी तक भूलते नहीं हैं वो शेयर करना चाहेंगे अगर? अच्छा फ़न मोमेंट तो खैर नहीं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट है जिससे लोग सबक ले सकते हैं, जो आने वाली नस्ल है जो इस चीज़ की तरफ आ रही है, वो यही है कि कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एग्जैक्टली आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा कर सकते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, क्योंकि हम सबको पता है कि इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला ना मैं हूँ, ना कोई और है, ना मुसन्निफ, ना कोई जज है, मुनसिफ एग्जैक्टली, वो चलाने वाला खुद है। तो एक ऐसा हुआ था कि मैंने स्कूल में एक कंपटीशन किया, उसमें मैं जीता, फिर मैंने फर्स्ट ईयर में वही कंपटीशन किया, मैं जीता। अच्छा वो जीतने की तरतीब ऐसी थी कि जब मैं स्कूल में किया था मैं थर्ड आया था, फर्स्ट ईयर में किया मैं सेकंड आया था, अब इंटर में वापस उसका एक आया, हम हंस रहे हैं, मुझे पता है कि उन्हें पता है कि साथ ही थे हमारे, तो इंटर में उसका वापस एक मौका आया, तो मैंने बोला कि यार इंशाल्लाह अब तो फर्स्ट लेनी है, थर्ड सेकंड, अब फर्स्ट की बारी है। हाँ। अच्छा अब कॉलेज में कर करके और जीत के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई थी कि कर लेंगे, ठीक है, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन वाला था ना, पहले मैं करता था कि अपनी 10 दिन पहले से अपनी तैयारी शुरू कर लेता था मैं, और हो जाती तकरीब बिल्कुल प्रॉपर करके कर लेता था। अच्छा वो थी भी इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में कर रहा था, चौथी तकरीर थी, तो मैंने बोला कर लेंगे, लिख लेंगे, लिख भी ली, अच्छी हो गई, पूरी तैयारी प्रॉपर हो गई, कॉलेज में सबको सुना दिया, सब ने वाह वाह किए, बोला तुम ही जीत के आओगे ये वो। अब मैं गया हूँ और मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, हालांकि वो इतना बड़ा कोई वो नहीं था, मतलब ऑडिटोरियम इतना बड़ा नहीं था, लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, और मुझे इतना डर भी नहीं था। अच्छा अब इंग्लिश का एक चीज़ और है कि इंग्लिश में लोग कम होते हैं यहाँ पर स्पीचेस करने वाले ना, तो लोग जानते हैं। अच्छा मैं गया हूँ तो सबके मोबाइल पहले से चल गए थे वीडियोज़ ना, कि ये तो मतलब इसका होगा अच्छा, तो इसकी वीडियो बनाते हैं, अब वो सबकी फ्लैश लाइट्स खुली हुई हैं। मैंने अपना बोलना शुरू किया, और मेरी जो इंग्लिश में जब भी लिखता हूँ ना, मैं स्टार्टिंग के जो अशार होते हैं वो खुद लिखता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में भी मैं कभी भी किसी इंग्लिश में नहीं उठाता, उर्दू में तो मैं शायरों के ले लेता हूँ, इंग्लिश में कभी नहीं लेता, तो मैं खुद लिखे, मैंने अपने अल्फाज जो शायरी थे वो ख़त्म किए, और जब मैं मंजर पे आया हूँ तो ब्लैकआउट, मतलब दिमाग से सब कुछ निकला हुआ है। अच्छा अब मुझे ना आगे का, हालांकि मैंने खुद लिखी है, मैंने आज तक नहीं लिखवाई, बचपन में भी नहीं लिखी, भले हार जाता था, नहीं लिखता खुद था, शौक था, तो
सारा ब्लैकआउट, कुछ भी याद ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या हो। तो फ्लैश लाइट चल रही हैं। अब वो एक होती है, एक आपका रिवायत है कि जब बंदा भूल जाता है ना फिर तालियां बजाती है ऑडियंस ताकि उसको हौसला अफजाई हो। तो वो तालियां बजा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि तालियां किस चीज़ पे बज रही हैं, तालियां बजनी नहीं चाहिए। अब मैंने 2-3 बार किक स्टार्ट किया, नहीं आया जहन में, तो फिर मैं उतर गया। ठीक है, मैं उतरा हूँ और मैं पीछे जाके मैं बैठ गया हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसके कंधे पे से रख लिया और मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो होते गई स्पीचेस हो गई, जब हो गया सारा नतीजा आ गया तो मैंने बोला मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा, मतलब मुझे अपने आप को प्रूफ तो करना है। सही। तो फिर मैं गया वापस, जो होस्ट थी मैंने उनको बोला कि आप मुझे बेशक मुकाबले में ना रखें, ठीक है, मैं अपनी स्पीच करके जाऊँगा। ओके, सही है। फिर मैंने वो स्पीच की है। जब मुकाबले के रिजल्ट फाइनलाइज हो गए थे, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुए थे, मैंने स्पीच की है। फिर रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो एक मुसन्निफ थे, मुनसिफ थे सॉरी, उन्होंने आके बोला है हमारे सर को कि अगर यही स्पीच पहले कर लेता ना तो ये जीत जाता। लेकिन वो चीज़ वो दिन मैं सबको बताता हूँ, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन सबको ये पता है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि मैं इसको छुपाऊँ, क्योंकि खूबियाँ सब बताते हैं, खामियाँ भी बतानी चाहिए ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये ज़रूरी था मेरे लिए कि ये नेचर ने बताना था, खुदा ने बताना था कि कोई सुप्रीम पावर है, ठीक है, और अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट होगे, तुम अपनी चीज़ें वक्त पे नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तैयारी ज़रूरी है। उसके बाद से ऐसा सबक मिला कि अब किसी भी चीज़ को, किसी भी भले छोटे से छोटा इवेंट हो, मैं छोटा नहीं लेता, लाइट नहीं लेते। वाह वाह, ज़बरदस्त। लेकिन ये है वो बात कि बड़े बड़े वाक़यात और मार के तो हर कोई बहुत कॉन्फिडेंटली शेयर कर रहा होता है, लेकिन लाइफ के ये एक्सपीरियंसेस बहुत कम लोग शेयर करते हैं कि हम गिर कर कैसे संभले। दरअसल संभला तभी जाता है जब इंसान गिरता है और गिर कर ही उठता है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो ज़बरदस्त। और उसके बाद देखिए जीत का सिलसिला भी जारी है और कॉन्फिडेंट में भी इजाफा हुआ और सबक भी हासिल किया। तो चूँकि वक्त हमारे पास कम है और सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, मैं चाहूँगी हम हाशिर एक छोटा सा कोई कपलेट स्पीच का अगर आपको याद है तो वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। माइक इज़ योर्स। माइक ऑन है। अच्छा, मैंने जेम्स की वक़ार आज़ादी के सिलसिले में किया था लास्ट टाइम, उसका मुझे मंजर बहुत अच्छा लगता है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मंजर था वो। अच्छा, यहाँ पर वक़ार आज़ादी का जिक्र आया है तो लास्ट ईयर मोहम्मद हाशिर वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन आवर कंपटीशन और इस साल इंशाल्लाह वक़ार आज़ादी 2022 के होस्ट हैं हाशिर, और हमारे जो स्पीच कंपटीशन का जो सेगमेंट है उसे हाशिर होस्ट करेंगे। मैं पहले से ही रिवील कर रही हूँ कि हाशिर के सारे फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं देखने वाले वो इस कंपटीशन को ज़रूर देखें और ज़रूर आएँ। तो ये होता है वो कॉन्फिडेंस जो हमारी तरफ से लोगों को दिया जाता है कि एक लेवल अप आकर करें ना। अब आप स्पीचेस तो करते ही जा रहे हैं, तो होस्टिंग का मौका हम इंशाल्लाह इनको देंगे और ही विल डू हिज बेस्ट इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब होस्टिंग में अभी भी स्टार्ट की होस्टिंग करना, कि अभी तक हम सिर्फ तकारीर करते थे, तो अब इसको भी एक्सप्लोर करना है, इस तरफ भी जाना है इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अच्छा, तो मैंने लास्ट टाइम लिखा था तो उसका मंज़र ये है। अच्छा, आप इसका मैं बताता चलूँ, इसका जो इंस्पिरेशन है वो एक वाक़या हुआ था, बहुत दर्दनाक वाक़या था, मोटरवे पे जो एक खातून का रेप हुआ था। जी जी। तो उस पर मैंने स्टार्ट किया था और टॉपिक जो स्पीच का टॉपिक था कि हमारे ख्वाब खजाने इधर उधर। ठीक है, तो उस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, मखलूक़े खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना ही इबादत नहीं होती, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। 9 सितंबर गुज्जरपुरा की वो अंधेरी रात, वीरा मोटरवे, अकेली माँ और बच्चों का साथ, पेट्रोल ख़त्म, सहमे चेहरे, डरते हाथ, ना कोई मुहाफिज ना कोई और सुनने वाला बात, मोटरवे पुलिस का भी फौरी मदद से इनकार, कैसे में सजा ली वकार। 2 दरिंदे, हाथ में असलहा, हालत खूनखार, गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है, उस माँ को बच्चों समेत झाड़ियों में घसीटा जाता है, फिर उन बच्चों के सामने उनकी माँ पर वो जुल्म ढाया जाता है कि गोया उस औरत के तड़पते जिस्म का एक एक जर्रा इब्ने आदम की हयाती पर मातम करता हो।
फिर इन कानों ने सुनी CCPO लाहौर की वो पुकार के फिर से औरत को ही ठहरा दिया गया जिम्मेदार के सदराली वकार, जमीन और आसमान तड़प उठते हैं, आंखें खून बरसाती हैं। इस कौम का सर शर्म से झुक जाता है और कलेजा चिल्लाता है कि उम्मीदें इरादे सब बेघर हुए हैं, अंधेरे वीराने रखते सफर हुए हैं, हमारे हाथ सवाली हैं, हम पर अश्क लुटाओ, हमारे ख्वाब खजाने इधर उधर हुए हैं। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त अंदाज़ है और कितने खूबसूरत अंदाज में और कितना बड़ा वाक़या उन्होंने समाया। और वही जो अंदाज़ ये बता रहे थे कि मैं राइम करके अपनी स्पीचेस लिखता हूँ, वो भी हमें नज़र आया। तो हाशिर, इट वाज ग्रेट टू हैव यू। और वक्त का मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। आई हैड अ ग्रेट टाइम। इतनी आज एनर्जी थी प्रोग्राम में। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आई हैव गॉट सम कमेंट्स एज वेल। वो भी कमेंट्स का तो पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी उन लोगों का जो मुसलसल इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते हैं। उज़मा सुहेल अप्रिशिएट कर रही हैं हमारे बच्चों को जो आज जिसने हमें ज्वाइन किया। सैफ़ी ज़िंदगी ने हम्माद के लिए मैसेज किया है कि वो हम्माद के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं या देख रही हैं, आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद हैं स्मार्ट बॉय जहांजेब, बहुत स्मार्टली प्रोग्राम को देख रहे हैं, कह रहे हैं वाह हम्माद आज बहुत अच्छा लगा आपकी आप बीती सुनकर। और अनुषा जाफरी हाशिर के लिए कमेंट कर रही हैं। फ़रदीन अहमद ने हाशिर के लिए कमेंट किया है। और फ़रदीन अहमद के साथ हारिस अब्बास भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और ये थे वो तमाम लोग। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। और मुझे आई हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत कुछ सीखने को मिला है ऑनेस्टली आप तीनों से। ये कॉन्फिडेंस अल्लाह इसी तरह से बरकरार रखे। और अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, माइक ऑन है इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ऑल्सो कम एंड शो योर टैलेंट। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के हमारे स्क्रीन पर मौजूद नंबर 031331161636 पर हमसे रब्ता करें। और कोई भी ऐसा टैलेंट, वो सिर्फ तकरीर ही नहीं है, गाना है, मौसीकी है, सिंगिंग है, और इसके अलावा अगर आप बीट बॉक्सिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ह्यूमर से स्पीच करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ बैठकर अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। और याद रखिए कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम माइक ऑन है के साथ। मासूमा जहरा को इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम जेम्स TV लाइव ट्रांसमिशन। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।